नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स क्रैक में, लेट्स क्रैक विद आयु में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं डेली आपको हिंदी की हर टॉपिक का और डिटेल्स में सारा कुछ स्ट्रेटेजी करवाने वाला हूँ, सारी कुछ थ्योरी करवाऊँगा। तो उसी संदर्भ में ये हमारा दूसरा टॉपिक है, जिसमें बात करते हैं हम शब्द विचार की या शब्द रूप की। इससे पहले मैंने आपको वर्ण व्यवस्था बताई थी, वर्णमाला, जो कि पहला वीडियो पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको स्वर और व्यंजन क्या होता है और किस किस तरीके से स्वर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस किस तरीके के व्यंजन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या मेन टॉपिक रहते हैं, वो मैंने सारा करवा रखा है। क्या होता है महाप्राण, अल्पप्राण, ठीक है, और सघोष अघोष क्या होता है, इसी के साथ में क्या नाम है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये क्या होता है, वो सारे मैंने स्वर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने करवाए हुए हैं। और जो व्यंजन से संबंधित क्वेश्चन थे वो भी सारे करवाए। क्या होता है लुंठित स्वर, क्या होता है उच्छित स्वर, नासिक स्वर, इसी के साथ में जो स्वरों और व्यंजनों की यानी कि वर्ड के जो प्रोनाउंसिएशन का जो कह सकते हैं कि उच्चारण स्थान होता है, वो क्या होता है, वो सारा मैंने करवा दिया है। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, एक वीडियो मैंने पूरी बनाई थी, अब लगभग 50 मिनट की होएगी, तो वो आप देख सकते हैं उसमें। आगे अगर आपको स्पेशली एक एक टॉपिक ही देखना है, सपोज अगर स्वर देखना है तो स्वर वाला देख सकते हैं, व्यंजन वाला देख सकते हैं, काट के आप देख सकते हैं। बट मैंने इकट्ठी एक वीडियो डाल रखी है, आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। उसी संदर्भ में आगे चलते हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे आज शब्द रूप की या शब्द विचार की। उससे पहले मैं बता देता हूँ, शब्द रूप या शब्द विचार बेसिकली क्या है ना, शब्द के पार्ट्स होते हैं, यानी कि शब्द भेद, ठीक है। भेद का मतलब होता है, तो मतलब जो इसके कितने भागों में विभाजित किया गया, ठीक है, तो भेद। और इससे भी पहले बात करते हैं, भाषा जो होती है, भाषा के बेसिकली 3 अंग होते हैं, जिसमें पहला वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। देखिए, वर्ण होता है, सपोज सिर्फ एक, जैसे हमने का लिख दिया तो का एक वर्ण है। और जब दो वर्ण मिलते हैं, तो जैसे हमने लिख दिया क म, ये दो वर्ण मिल गए तो ये हो गया एक शब्द। और जब कई शब्द में मिल जाते हैं, जैसे मैं बोल दूं मैं काम कर रहा हूँ, तो ये पूरा कई शब्द मिल गए हैं, तो ये शब्द मिलके बन जाता है एक वाक्य। तो ये भाषा के बेसिकली 3 अंग होते हैं, वर्ण, ठीक है, वर्ण, शब्द और वाक्य, ये हो गया। उसके बाद में अब बात करते हैं कि शब्द भेद क्या होता है। देखो, बेसिकली शब्द जो होते हैं, बेसिकली इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो शब्द के टाइप होते हैं। पहला नंबर आ जाता है हमारा, ये पहला नंबर आ गया हमारा रचना के आधार पर, ठीक है। दूसरा है हमारा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है विकार के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम जानेंगे इसको रचना के आधार पर। बेसिकली रचना के आधार पर ये 3 तरीके के होते हैं, जो कि नीचे एक्सप्लेन किया गया है। एक एक करके मैं बताऊंगा सारे, आज मैं सिर्फ 2 बताने वाला हूँ, ठीक है। कल के वीडियो में बचे हुए जो 2 बताऊंगा, ठीक। तो ये आ गया हमारा रचना के आधार पर बेसिकली, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया रचना के आधार पर। ये आपको बताया था 3 तरीके के होते हैं, जिसमें पहला आ गया शब्द रूप, ठीक है। शब्द रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं, जैसे कि रूढ़ आपने देखा होगा कि आपने गांव में कहावत सुनी होती है कि वो तो उसकी रीढ़ की हड्डी है। तो रूढ़ जो है वो रीढ़ से आप रिलेट कर सकते हैं, रीढ़ से रूढ़। तो रूढ़ एक तरीके से, या रूट भी कह सकते हैं, रूट रूट यानी कि जड़, ठीक है। तो किसी भी शब्द का जो जड़ होता है उसको रूढ़ शब्द बोलते हैं। अब इन शब्दों में ना तो कोई संधि होती है, ना समास होता है, ना उपसर्ग होता है और ना ही प्रत्यय होता है, यानी कि ये शब्द जब से बने हैं तब से ही इनका स्पेसिफिक एक ही मीनिंग है और वही मीनिंग है। उसमें ना आगे कुछ जोड़ के कोई नया शब्द बना है, ना पीछे जोड़ के कोई नया दूसरा शब्द बनता है, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय जब मैं पढ़ाऊंगा तब ये आपको बताने वाला हूँ, बाकी जब समास पढ़ाऊंगा तब इसको भी डिटेल से बताऊंगा, जब संधि पढ़ाऊंगा तब इसको डिटेल से बताऊंगा। बाकी रूढ़ शब्द को आप बस इस तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे कि जो बेसिक शब्द होता है, चाहे वो कोई भी वर्ड हो, कोई भी शब्द हो, उसका जो बेस होता है उसी को रूढ़ शब्द बोलते हैं। यानी कि उसमें अगर हम उपसर्ग लगाएं तो फिर उसका कोई मतलब ना निकले, ठीक है। तो ये हो जाता है रूढ़ शब्द, यानी कि कुल मिला के इनका कोई संधि विच्छेद नहीं होगा, इनमें कोई समास नहीं होगा, इनमें कोई उपसर्ग नहीं लगता है, इनमें कोई प्रत्यय नहीं होता। एग्जाम्पल जैसे नर है, नर शब्द की जब उत्पत्ति हुई होगी तब से अभी तक नर का मीनिंग सेम ही है, ठीक है। अब नर को अगर आप संधि विच्छेद करें तो ना तो इसमें संधि विच्छेद होगा, सेम इसी तरह ना इसमें कोई समास है और ना इसमें नर में कोई उपसर्ग लगा है और ना ही इसमें कोई प्रत्यय है। सेम इसी तरीके से मैं एक बात ले लेता हूँ, फल, ठीक है। ये कई एग्जाम्पल लिखे हैं, जल है, फल है, धूप है, पेड़ है, बरगद है, घर है, मेढक है। मैं फल ले लेता हूँ। फल जो पहले था, यानी आज से 1000 साल पहले फल का मतलब फल ही था। जब फल का नामकरण हुआ होगा कि इसको फल बोला जाएगा, तब भी ये फल ही था और आज भी ये फल ही है। फल का ना तो संधि विच्छेद होगा,
ना इसमें कोई समास होगा, ना इसमें कोई उपसर्ग लगा है और ना ही इसमें कोई प्रत्यय, यानी कि ये रूढ़ शब्द है। तो रूढ़ शब्द बेसिक शब्द होते हैं, उनको रूढ़ शब्द कहते हैं, जिसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है और ना ही किया जा सकता है, वो होते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ जाते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कौन से शब्द होते हैं? यौगिक शब्द बेसिकली वे शब्द होते हैं जो दो अलग अलग रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कोई भी दो रूढ़ शब्द, जैसे यहाँ पे आगे एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ होगा रात दिन। ठीक है, सॉरी, जैसे यहाँ पे दो शब्द लिखे हैं, रात, एक ये रात है, जब से रात बनी होगी तब से रात रात ही है, और इसी के साथ में ये दिन। तो जब से दिन बना होगा तब से दिन का मतलब भी दिन ही है और रात का मतलब भी रात ही है, यानी कि ये एक अलग रूढ़ शब्द है और ये दूसरा रूढ़ शब्द है। लेकिन जब ये दोनों मिलके एक साथ में आ गए हैं तो ये हो गया रात दिन। तो ये जो शब्द है इसको बोला जाता है यौगिक। ठीक है, यौगिक शब्द यानी कुल मिला के दो अलग अलग रूढ़ शब्दों से मिलकर जब एक नया शब्द बन जाता है तब वो हो जाता है यौगिक शब्द। और इसकी कुछ कह सकते हैं इसमें कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं, जैसा कि आपको दिख रहा हो इसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इनमें से कोई एक, ठीक है, इन चार चीजों में से इनमें से कोई एक तो होना होना ही है। या तो उसकी संधि हो जाएगी जैसे रात और दिन, इसमें समास भी है, द्वंद्व समास। ठीक है, इसकी संधि विच्छेद अगर नहीं हो रही, लेकिन या तो संधि होगी या समास होगा या इसमें कोई उपसर्ग लगा हुआ होगा या इसमें कोई प्रत्यय होगा। तो इन चार में से कोई एक तो इसमें डेफिनेटली होगा ही होगा। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक कंडीशन इसकी ये है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन हो जाती है कि जो यौगिक शब्द होंगे इसमें बहुब्रीय समास नहीं होगा। बहुब्रीय समास क्या होता है? जैसे कि समास कोई भी लिखा हो, उसमें बोला कुछ और जाए लेकिन उसका मतलब कोई और निकले। जैसे मैं बोल दूं पंचानन, पांच है आनंद जिसके, तो पंचानन का मतलब, देखिए पंच यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे पंचानन लिखा है, ठीक है, पंचानन। अब ये पंचानन में क्या है? पंच हो गया, ये एक रूढ़ शब्द हो गया, ठीक है, और आनंद ये दूसरा रूढ़ शब्द हो गया, और ये दोनों मिलके एक नया वर्ड बना दिया। ये रूढ़ और ये रूढ़ मिलके एक नया वर्ड बन गया पंचानन। लेकिन ये पंचानन का मतलब क्या निकल रहा है? ब्रह्मा जी। तो ये टॉपिक यही बोल रहा है कि भले वो दो रूढ़ शब्द मिलके एक नया वर्ड बन जाए, लेकिन वहाँ पे बहुव्रीहि समास नहीं होना चाहिए। मतलब बाकी कोई भी समास हो सकता है पर बहुव्रीहि समास नहीं होना चाहिए। अगर बहुव्रीहि समास है तो फिर वो यौगिक नहीं रहेगा, फिर वो योग रूढ़ बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन थी। क्या था, मैंने आपको पहला क्या बताया था? रूढ़, रूढ़ यानी बेसिक शब्द। अब यौगिक, यौगिक वे शब्द जहाँ पे दो अलग अलग रूढ़ शब्द मिलके एक नया शब्द बना देते, वो रूढ़ शब्द वो यौगिक होते। लेकिन यहाँ पे ये जो नया शब्द बना है ये बहुब्रीहि समास नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसा कि नीचे आपको दिख रहे होंगे, रात दिन, जलधारा, प्रतिदिन, प्रत्येक, ठीक है, नरेश, अमरनाथ, जलपान, कमल नयन और विद्यार्थी। ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो तीसरा इसका तरीका होता है वो हो जाता है योग रूढ़। ठीक है, योग रूढ़ में क्या है? वो सारे शब्द जो यौगिक है, जस्ट अ मिनट, हाँ, वो सारे शब्द जो यौगिक है वो योग रूढ़ होंगे। बट इसकी एक कंडीशन है कि इसमें सभी जो भी वर्ड बनेंगे वो सारे बहुब्रीहि समास बनेंगे। देखिए यौगिक में क्या था, ये यहाँ पे बहुब्रीहि समास की कंडीशन थी, वो डिनाई थी। लेकिन योग रूढ़ शब्द में बहुब्रीहि समास की कंडीशन एक्सेप्टेबल है, यानी कि सारे शब्द जो दो अलग अलग रूढ़ शब्द मिलके एक नया रूढ़ या नया शब्द बनाते हैं तो वो यौगिक होता है। लेकिन यौगिक में क्या है, अगर वो नया शब्द में बहुब्रीहि समास लग गया है तो फिर वो, अगर बहुब्रीहि समास लग गया तो फिर वो यौगिक नहीं होगा। लेकिन अगर वो शब्द बहुब्रीहि समास है तो वो डेफिनेटली योग रूढ़ शब्द होगा। ठीक है, तो ये हो गई योग रूढ़ की एक तरीके से डेफिनेशन। अब इसके जो एग्जाम्पल है वो है पंचानन, यानी पांच है आनंद जिसके, पंच एक रूढ़ शब्द है, आनंद दूसरा रूढ़ शब्द है, दोनों मिलके बना है पंचानन और इसका मतलब निकल रहा है ब्रह्मा जी। ठीक है, तो ये यहाँ पे ब्रह्मा जी मतलब निकल रहा है, यानी ये बहुब्रीहि समास है। सेम इसी तरीके से वीणा पाणी, वीणा अलग रूढ़ है, पाणी अलग रूढ़ है, और इसका मतलब वीणा पाणी का मतलब है वीणा को मतलब बजाने वाली, यानी कि माता सरस्वती। तो माता सरस्वती यहाँ पे इसका मतलब निकल रहा है, यानी कि ये रूढ़ शब्द हो जाएगा, सॉरी योग रूढ़ शब्द। यौगिक तो है लेकिन इसमें
ये यौगिक शब्द भी है, लेकिन क्या है इसमें बहुब्रीय समास है, और बहुब्रीय समास की जो कंडीशन है वो यौगिक शब्द को डिनाई कर देती है, और जो योग रूढ़ शब्द है वो बहुब्रीय समास के कंडीशंस को एक्सेप्ट करता है। सभी बहुब्रीय समास जहाँ पे होगा वो योग रूढ़ शब्द होगा ही होगा। तो इस वजह से ये वीणा पाणी भी, या कुल मिला के आप बस इतना ध्यान रखिए कि जहाँ पे बहुब्रीय शब्द है तो वो योग रूढ़ होएगा, और जहाँ पे दो रूढ़ शब्द मिलके एक नया यौगिक बनाते हैं और वहाँ पे अगर बहुब्रीय समास नहीं है तो फिर वो यौगिक होगा। और रूढ़ शब्द तो आपको पता ही है, जो रीड है किसी भी कोई भी वर्ड जो बेसिक वर्ड है वो यौगिक, वो रूढ़ शब्द हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा। दूसरा हमारा तरीका क्या था, अर्थ के आधार पर। बेसिकली अर्थ के आधार पर ये दो तरीके के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ये पहला हो गया सार्थक, दूसरा निरर्थक। हालांकि इसमें आपको बताने की जरूरत ही नहीं, सार्थक जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले और निरर्थक जिसका अर्थ ना निकले। अब इसमें दो शब्दों के भी अक्षर हो सकते हैं, शब्द हो सकते हैं, दो वर्णों के भी शब्द हो सकते हैं और दो से ज्यादा वर्णों के भी शब्द हो सकते हैं। जैसे कि जल, अगर आप बोलें कि मुझे जल चाहिए, ठीक है, तो जल का एक मतलब सार्थक अर्थ निकल रहा है। सामने जो भी होगा व्यक्ति वो आपको पानी ला के देगा, तो जल, भले सिर्फ आप जल बोले तो भी सामने वाला समझ जाएगा हाँ ये पानी की बात कर रहा है। या इसी तरीके से आप बोले दूध, तो दूध अगर आप बोलेंगे तो दूध एक कोई वस्तु है और इसका कोई मतलब निकल रहा है, तो दूध भी एक सार्थक शब्द हो जाएगा। वहीं आप दूध का उल्टा कर दें, आप धधु कर दें, तो धधु नाम का अभी तक कोई वर्ड ही दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। बनाने को तो आप कुछ भी बना दो, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस ही दुनिया में नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं। अगर उसका अर्थ नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएगा, निरर्थक शब्द। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे वाणी, भूत और वाय। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं ना, पानी वानी ले आओ, तो पानी, पानी तो सार्थक शब्द है क्योंकि पानी का कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है, लेकिन हम बोलते हैं ना पानी बानी, वाणी का तो कोई अर्थ ही नहीं है। वाणी यहाँ पे, वाणी दूसरी एक वाणी है जो जिसको वाणी बोला जाता है। ठीक है, यानी कि हमारी जो आवाज होती है। लेकिन जो पानी वानी या खाना बाना, तो खाना तो हमको पता है जो खाना हम खाते हैं, लेकिन वहीं पे हम बोलते हैं ना खाना वाना खा लें, तो बाना का तो कोई अर्थ ही नहीं। लेकिन हाँ, इस बाना का एक अर्थ होता है जो हमारा पोशाक होती है वो। ठीक है, ये जो दूसरा टॉपिक है उसमें बताऊंगा, बट बेसिकली अगर आप यहाँ से बेसिक से पढ़ रहे हैं तो खाना का तो अर्थ आपको पता है, ये एक सार्थक शब्द है, लेकिन बाना कोई अर्थ नहीं है, तो ये निरर्थक शब्द है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। तो ये जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, चाय, चाय एक सार्थक शब्द है और एक ये रूढ़ शब्द भी है और एक यौगिक शब्द है। ठीक है, लेकिन बाय, बाय कोई शब्द नहीं है, लेकिन हाँ वर्तमान में अगर हम ये वाला बाय बोलते हैं, यानी कि जो अलविदा लेते समय बोला जाता है बाय, तो उसका शब्द निकलता है। लेकिन अगर हम साथ साथ बोलते हैं जैसे चाय बाय पिला दो, तो चाय का तो शब्द मतलब चाय का तो अर्थ निकल रहा है, लेकिन बाय का यहाँ पे इस संदर्भ में कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो यहाँ पे बाय निरर्थक शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो टॉपिक थे, यानी कि दो तरीके थे। एक तो अर्थ के आधार पर, दूसरा एक मैंने आपको बताया उत्पत्ति के आधार पर, सॉरी रचना के आधार पर। अब मैं कल के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ विकार के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। बेसिकली थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ। उत्पत्ति के आधार पर ये जो है वो बेसिकली चार तरीके के होते हैं, जहाँ पे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, ये होते हैं चार बेसिक, लेकिन इसमें एक पांचवा एक और जो जाता है संकर, जो किन्हीं दो को मिला के, चाहे तत्सम और विदेशज मिला लो, तद्भव और तत्सम मिला लो, तत्सम विदेशज मिला लो, कोई भी दो को मिला के एक तीसरा जब शब्द बन जाता है तो वो हो जाता है संकर शब्द। तो बेसिकली ये मुख्य वेद चार होते हैं और बेसिकली ये 5 पार्ट्स का हो जाता है। इसके अलावा अगर विकार के आधार पर हम देखें तो ये विकार के आधार पर दो तरीके के हो जाएंगे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी में भी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, और अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक। इस तरीके के होते हैं जो कि मैं आपको कल पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्या होता है रचना के आधार पर शब्दों के भेद, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, और क्या होता है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। ठीक है, बिल्कुल बेसिक था, कोई रॉकेट साइंस था नहीं। कल के वीडियो में जो बचा हुआ पोर्शन है उसके बारे में बताऊंगा। बाकी अगर आपने हमारे चैनल लेट्स क्रैक विद आयु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नॉलेज अफेयर्स, ये हमारा मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड एक कह सकते हैं क्वेश्चन है, जहाँ पे हमें करंट के जो इशू है उसको एक तरीके से उसके बेस पे सेशन लेता हूँ कभी कभी। तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। ओके, बाय बाय।